न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद में इन दिनों बुलडोजर चिंगाड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर एक अजीब सी खामोशी है। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, बेसहारा महसूस कर रहा है। कुछ दिन पहले जब बेट द्वारका में डेमोलेशन हुआ था तो एसीआर की टीम वहां पहुंची थी और सर्वे किया था और अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी। लेकिन अहमदाबाद के चंडोला हो चाहे सरखेज हो, मुस्लिमों के घरों को लगातार तोड़ा जा रहा है और मुस्लिम संस्थाएं भी इन तमाम मुतासरीन से मिलने नहीं आई। लेकिन इस बार ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का एक डेलीगेशन आया है जो सरखेज में और चंडोला के लोगों से मुलाकात किया है। हमारे साथ में मिल्ली काउंसिल की लीगल सेल की जो राष्ट्रीय सचिव है अफसर जहां, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अफसर जी, कल परसों देखा कि आप लोग वहां पर थे, क्या हालात नज़र आ रहे हैं? जी, हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पहुँची थी। खुद मैं भी वहाँ पर अफेक्टेड एरिया में गई थी, जो चंडोला लेक के पास शाह आलम दरगाह के आगे है। वो बहुत बड़ा एरिया लगता है। हमको पता भी चला वो करीब 1200 हेक्टेयर इतना बड़ा एरिया है और कम्प्लीटली जो उसके बॉर्डर्स थे स्लम्स से ऑक्यूपाइड है। देखिए, यूजुअली होता यह है कि स्लम्स जो होते हैं, जो गरीब तबका होता है, वो ऐसे ही जगहों पर बसते हैं, चाहे वो वाटर बॉडीज़ हों, रेलवे ट्रैक्स हों या कोई सरकारी वेकेंट लैंड जो किसी भी काम में यूज़ नहीं आ रही, वो कहीं ना कहीं बस जाते हैं। ये जो तबका है बिलो पॉवर्टी लाइन का, जो मार्जिनलाइज्ड तबका है, हमको सीरियसली ये बात सोचना होगा कि ये जो लेबर क्लास का तबका है, ये जिएंगे तो कैसे जिएंगे। इनकी भी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। इनफैक्ट मेजॉरिटी उनका ही हिस्सा होता है। ये खुद अपने घर बना नहीं पाते और ये आशा करते हैं कि सरकार इनकी कोई मदद करे। अच्छा, आप तेलंगाना से आए, गुजरात के लिए विकास का, गुजरात को मॉडल कहा जाता है और पीएम साहब जब 2014 में गए तो गुजरात को पूरे देश का विकास का मॉडल बताया। आपको मालूम था कि चंडोला जैसा इलाका है और वहाँ पर गरीबों की इतनी बड़ी बस्ती है, क्योंकि आप वहाँ से आई हैं, यहाँ के बारे में कैसे? ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के 22 चैप्टर्स हैं थ्रू आउट द नेशन। 22 स्टेट्स में हम एक्टिव हैं, अब से नहीं 1992 से हम एक्टिव हैं। तो इसके तहत और हर स्टेट चैप्टर के ज़िम्मेदार है, वहाँ पर टीम है, तो इससे हमको पता चलता है। एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट करते हैं, हर स्टेट के हालात को भी जानते हैं। अब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हर स्टेट को यानी मैं स्टेट विज़िट करूँ और वहाँ के स्टेट के इश्यूज़ जानूँ। और क्योंकि मेरा काम ही लीगल एड प्रोवाइड करना है, एक हमारा डिपार्टमेंट है जो लीगल एड प्रोवाइड करता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं पर्टिकुलर स्टेट को विज़िट करूं और वहाँ के इश्यूज़ के मुताबिक लीगल एड प्रोवाइड करूं। ऐसा नहीं कि लीगल एड के मैं कुछ फिक्स दायरे करूं और बस उसी पे काम करें। हम स्टेट वाइज जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम हैंडल करते हैं। विकास के इस चकाचौंध में गरीबों की ये हालत, इसे कैसे आप देखती हैं? विकास क्या लगता है कि भाई लोगों के मकानों को तोड़ के किया जा सकता है? वही मैं आपसे बात शुरू कर रही थी, लेकिन आपने बीच में एक और सवाल किया। मैं बताना पसे मंज़र यही चाह रही थी कि बेसिकली ये जो मार्जिनलाइज्ड तबका होता है, सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है और इनकी ज़िम्मेदारी सरकार की होती है। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ सरकार कोई ऐसी वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं लाती जहाँ इनको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जैसी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक आर्टिकल डायरेक्शंस देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, ऐसी तो कोई सरकार फुल फ्लेज अचीव नहीं कर पाई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के चलते हुए, अपनी नाकामियों के चलते हुए, अगर हुकूमत सरकारें ऐसे एक्शंस लेने लगे आर्बिट्ररी और जालिमाना तरीक़े से विकास के नाम पर,
अब जो हमने आके यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग की, खुद वहाँ जाकर वहाँ के लोग जो डिस्प्लेस हुए, हमने उनसे बात की और पता चला कि आधी रात को अचानक बिना किसी नोटिस के पुलिस अधिकारी वहाँ घुसते हैं और 2000 की तादाद में पहले तो उस पूरे इलाके को घेराव करते हैं। पहले फेस में इनको ये बताया जाता है कि ये घेराव करने का कारण बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा हमको अंदेशा है या सस्पेक्ट हम कर रहे हैं, और घरों में ज़बरदस्ती घुसकर जो है लोगों को वहाँ से निकालना, औरतों को भी नहीं छोड़ना, बच्चों को भी नहीं छोड़ना, और पूरा उनको पूरी 1000 लोगों को एक खुले मैदान में जमा करना, फिर 2 किलोमीटर तक वहाँ से उनकी परेड करवाना जैसे कि वो कोई कैदी हैं या फिर कोई घुसपैठिए हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी करना। और ये देखिए, ये सारे मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, ना ही ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है। ये जो सारा एक्शन है, मैं ऐसा देखती हूँ कि क्या हमारी गवर्नमेंट्स या हमारी सरकारों की जो मैकेनिज़्म होती है टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, उनकी इंटेलिजेंस की जो एक पूरी मैकेनिज़्म होती है, क्या वो सारी फेल हो गई है, जिसकी वजह से उनको एक ब्लैंकेट ऑर्डर के तहत इस तरह का ड्राइव करना पड़ रहा है कि जहां साबित भी ये हो जाता है, इन्हीं के टॉर्चर के बाद साबित भी 2-3 दिन वहां उनको रखा गया खुले मैदान में और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे और बहुत विगरसली उन लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट नहीं किया और जो है आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि हर दफ्तर में पहले आधार कार्ड, जबकि वो सिटीजनशिप का आईडी नहीं है, उसके बावजूद आधार को मैंडेटरी बनाया गया। अच्छा, एक सवाल ये है कि यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। एक तो बांग्लादेशियों के नाम पर सरकार ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया कि अगर आप उनके साथ जाओगे आप देशद्रोही हो जाओगे, क्योंकि हम लोग बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपको उनके साथ नहीं। देखिए, मैं ये बताती हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फॉरेनर्स को हमेशा शेल्टर दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं कि बांग्लादेशी या कोई और आकर यहाँ पर रह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1421 के तहत फंडामेंटल राइट्स जो है फॉरेनर्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं। वो कहते हैं उनकी भी डिग्निटी का ख्याल किया जाए, उनको भी इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ ट्रीट किया जाए, यानी उनके लिए भी समान लॉ एप्लीकेशन हो, लॉ कानून के सामने। हसीना भी भारत में शरणार्थी है, आई है, फिर उनको बड़ी इज्जत से रखा गया। और आप जो रोजमर्रा के मजदूर जिसको अभी तक पकड़ भी नहीं पाए, वो लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए, और आपने पूरे इलाके के लोगों को 40,000 से ज़्यादा जो लोग थे उनको आप लोग उस यहाँ बांग्लादेशी बसते हैं इनके बीच कहकर सबको एक ड्राइव में आपने पहले फेस में तमाम 4000 घरों को गिरा डाला और उनको रोड पे ला खड़ा किया। फिर दूसरे फेस में हमको पता चला 8000 मकान हो गए, 20,000 से ज़ायद बच्चे बेघर हो गए। वो बच्चे, उनकी पढ़ाई का क्या, उनकी हेल्थ का क्या, उनके मेंटल ट्रॉमा का क्या, सरकार ये सारी चीज़ें नहीं सोच रही। देखिए, हिंदुस्तान यानी बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे चलने वाला मुल्क है और आज तक हम पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर हैं कि हम प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत ही जो है किसी को भी पनिश करते हैं। यहाँ प्रोसीजर ऑफ लॉ को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो एक प्रोसीजर ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करता है, किसी कब्जेदार को भी हटाते हैं तो वो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। क्या आपको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को या कॉरपोरेशन को लगता था कि वो जितने वहाँ बसे थे वो सारे बांग्लादेशी थे? तो इन सारी चीज़ों का उल्लंघन किया। सरकार ये क्यों समझती है, क्या कानून सिर्फ लोगों के लिए है? कानून पर तो अमल पहले सरकार को करना चाहिए, वो रोल मॉडल बने, कानून को फॉलो करे, फिर जाके लोगों से उम्मीद करे जो कि इग्नोरेंट होते हैं, मासूम लोग होते हैं। अच्छा, अब मिली काउंसिल किस तरीके से इन लोगों की मदद करे? मिली काउंसिल, पहले तो हम लोग इनकी रिहैबिलिटेशन की, हमको ये भी पता चला कि उनको खाने के लिए भी कुछ जो है NGOs एक्टिविस्ट वहाँ पर कुछ टीम्स अगर पहुँची तो पुलिस वालों ने उनको मना कर दिया कि इनको खाना पानी भी ना दिया जाए। ये तो सरासर जुल्म है। तो मिली काउंसिल के 2 लेवल की फ़ाइट होगी।
पहले तो हम एक सोशल स्टेटस, इनका सम्मान वापस लाने की कोशिश करेंगे और ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, आप इनका सोशल स्टेटस कैसे वापस करोगे। क्योंकि कल एक हम वहाँ पर विक्टिम से जब हमने बात की तो वो रोते रोते बता रहे थे कि उनकी जो वाइफ है वो 3 दिन से बीमार है, और जब अस्पताल उनको ले जाया गया, फॉर्म फिलिंग के वक्त जब एड्रेस चंडोला लेक बताया गया तो उनको वापस कर दिया ये कह के कि चंडोला लेक वालों का हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे, ना हम आपको हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो आपने तो इनको निकाल दिया, डेवलपमेंट के नाम पे एक ड्राइव चलाई, इतना मास डिमोलिशन करके, आपको इसकी भी परवाह नहीं कि वो रह कहाँ रहे, जा कहाँ रहे। आपने कोई पहले से इंतज़ाम नहीं किया, इनका एक रिहैबिलिटेशन सेंटर ही बना देती, कोई शेल्टर होम्स। आपके पास कितने शेल्टर होम्स हैं, आप कैसे इनको प्रोवाइड करेंगे। ये एक मुद्दा मसला तो है ही है, लेकिन साथ में जो सोसाइटी इनको आज जिस नज़रों से देख रही है, यानी घुसपैठिए मानती है, देश के लिए इनको ख़तरा मानने लगी है, अस्पताल जैसी जगह जब इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये ट्रॉमा से जो गुजरेंगे ये इतने सारे लोग, 40,000 से ज़्यादा लोग, ये सारा सम्मान और इनका सोशल स्टेटस और डिग्निटी कैसे वापस लाएगी सरकार। तो हमारी एक डिमांड ये होगी जो सख्ती से कि ये वो जो अफसर वहाँ उस रात घुसे थे, इस तरह से उनको परेड करवाई, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए इनह्यूमन ट्रीटमेंट इनके साथ किया, उनके ऊपर पहले कानूनी कार्रवाई की जाए, उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, किन के ऑर्डर्स पर उन्होंने इस तरह का काम किया वो पता लगाया जाए। ये हमारी डिमांड है सरकार से। दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने ये मामला, आप सब जानते हैं कि यहाँ के एक्टिविस्ट कोर्ट को भी ये मामला, ये पेटिशनर्स गए हैं इन विक्टिम्स के तहत, वहाँ पे सरकार ने वर्बली ये अश्योर किया है कि हम EWS स्कीम के तहत जिसके पास भी डॉक्यूमेंटेशन है हम उनको मकान देंगे। लेकिन हमने कल उस डॉक्यूमेंट को देखा, चेक किया, इतना डिफ़िकल्ट कंडीशंस वहाँ पे रख के ये जो लेबर क्लास वर्क है वो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से ला कर देंगे, वो लोग ये कैसे प्रूव करेंगे कि 2010 से वो वहाँ रह रहे हैं। क्योंकि सरकार ने एक कंडीशन रखी कि जो लोग 2010 से रह रहे हैं उन्हीं को हम वहाँ देंगे। हालांकि हमने देखा उनके पास, कुछ लोगों के पास दस्तावेज़ हैं जो ये साबित करते हैं वो तो 40-50 साल से वहाँ रह रहे हैं। तो लेकिन सब अगर प्रोड्यूस ना कर पाए तो ये इन लोगों का क्या फैसला होगा? क्या ये रोड पे ऐसे जिएंगे या पलायन करके यहाँ से चले जाएंगे? क्या होगा ये सारा मामला? आप लोगों को गवर्नमेंट से इंटरव्यू करना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि वो आगे क्या सोच के रखें इन तमाम लोगों का। ये पुलिसिया कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, क्योंकि बिल्कुल कॉरपोरेशन के अधिकारी रात में मीटिंग करते हैं, सुबह 5,000 10,000 पुलिस वाले एक साथ जमा कर लेते हैं, इस कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं? ये तो बिल्कुल, अभी मैं ये सारा कुछ जो कह रही हूँ वही कह रही हूँ कि ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी और विदाउट फॉलोइंग, कोई लॉ प्रोसीजर फॉलो किए बिना इन्होंने किया। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लीगल एक्शन इन अफसरों पे लेना चाहिए। और एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, सरकार को तो सब कानून पता होता है, लोगों को पता नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, लीगल एक्टिविस्ट हूँ, एक वकील भी हूँ प्रैक्टिसिंग, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एडवर्स पोजीशन नाम की चीज़ है और लिमिटेशन एक्ट में जो है इसकी प्रोटेक्शन है। मान ले कोई प्राइवेट जगह पर कोई कब्ज़ा करके रह रहा होता है और वो उस जो भी उस ज़मीन का, उस जगह का ओनर है, 12 साल तक अगर ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं करता, ना क्लेम करता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो जो कब्ज़ा करता है लिमिटेशन एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी उसकी ओनरशिप हो जाएगी। उसी तरीके से सरकारी ज़मीनें जहाँ पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है 30 साल तक, तो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जहाँ कहीं 30 साल तक सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो और सरकार 30 साल तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करती, तो वहाँ जो पोजेसर होंगे, पोजेशन में होंगे, वो प्रॉपर्टी उनकी होगी, अब सरकार की नहीं होगी। तो ये जो सारा एक ऑर्डर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक ऑर्डर आया था जिस पे रिवर बैंक्स पर रहने वालों को इसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, कहा, ये
प्रोसीजर को मैं कहती हूँ लिमिटेशन एक्ट को अमेंडमेंट लाए बिना या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वहाँ अमेंडमेंट लाए बिना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अमेंडमेंट लाए बिना किस तरह से एक ब्लैंकेट ऑर्डर के तहत ये लोग कर रहे हैं, ये कितना आर्बिट्रेरी नेचर है। मतलब आप विकास के नाम पर कोर्ट को चले जाएंगे और अपनी मजबूरी बता देंगे और फिर वहां से कोई ऑर्डर मिसगाइड करके ले आएंगे और उस पर अंधा कानून की तरह आप कुछ भी करेंगे, ये जांच करते हुए क्या जैसे लोग होते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जब एक कॉमन सिटीजन, एक मजदूर को इग्नोरेंस ऑफ लॉ की एक्सक्यूज नहीं है तो हुकूमतों को क्यों, यानी सरकारों को ये तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ लगती है। सारे कॉरपोरेशन को इग्नोरेंस ऑफ लॉ लगती है। जिस तरीके से ये घुसे, पुलिस अधिकारियों का भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ लगता है। उनको क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पता नहीं है कि किस तरीके से अगर अवैध कब्जा भी है तो कैसे वहां से हटाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी देश या राज्य में कोई एक सत्ताधारी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहती है तो उसके अधिकारी और नेता टुंड मिजाजी के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं गुजरात में भी ये देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और नेता ऐसे अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं कि लोगों को बेघर किया जा रहा है। बड़ा सवाल यही उठता है कि मिल्ली काउंसिल जैसी संस्थाएं जो मैदान में आई हैं और सरकार से एक एक हाथ करने की तैयारी कर रही हैं, ऐसी संस्थाएं कुछ और भी हैं, उनको भी मैदान में आना चाहिए और जो चंडोला जैसे मुताशरीन लोग हैं उनके मदद के लिए सामने आना चाहिए।